नमस्कार। सवाल तो बनता है, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम पीएम मोदी के रूस दौरे पर चर्चा करेंगे, जहां पीएम ने पुतिन से मुलाकात की, जहां कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह रही कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आपके और मेरे बीच रिश्ते में किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि रूस हमेशा से यही चाहता है कि भारत के साथ संबंध उनके अच्छे रहे। भारत रूस संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। बहुत कम ऐसे मौके आए जब दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद दोनों देशों के रक्षा, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध काफी मजबूत हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BRICS समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने कहा, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेशन के समझ जाते हैं। Undertaking, I'm ready to talk with our friend, the Prime Minister of India, when he arrives in Kazan. I'm sure we will come to terms 100%. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। उन्होंने कहा, हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। उन्होंने कहा, भारत का हर प्रयास मानवता के समर्थन में है। हम जल्द से जल्द शांति की बहाली चाहते हैं। एक्सेलेंसी, पिछले एक वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी पिछले 4 महीने में दूसरी बार रूस गए। इससे पहले जब वे जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी, बम, बंदूकों और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद वे यूक्रेन दौरे पर भी गए थे, जहां उन्होंने जेलेंस्की से कहा था, मैंने पुतिन से आंख में आंख मिलाकर कहा था कि ये जंग का समय नहीं है। इससे पहले जब मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत लड्डू और ब्रेड नमक के साथ किया गया। साथ ही वे प्रवासी भारतीयों से भी मिले। इसके बाद कजान के होटल पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय पोशाक पहने रूसी कलाकारों का डांस भी देखा। पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वे आज शाम में BRICS लीडर्स के साथ डिनर में शामिल होंगे। डिनर के दौरान उनकी यहां कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत हो सकती है। तो देखिए, ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रूस दौरे पर हैं और वहां पर देखिए कजान में जब वो गए तो किस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ने भी गले मिलकर उनका स्वागत किया। द्विपक्षीय बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में और इसके साथ ही देखिए रात्रि में डिनर भी होना है और लगातार इस तरह से जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आ रही, किस प्रकार से जो भारतीय समुदाय के वहाँ पे लोग हैं उन्होंने स्वागत किया। साथ ही जो रूसी हैं उन्होंने नृत्य करके भारतीय वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी को नृत्य दिखाया। तो देखिए, ये जो पूरा ब्रिक्स का ये जो समिट है भारत की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। इससे पहले हमने देखा था किस प्रकार से चाइना और भारत के बीच में जो सीमा का विवाद है वो भी सुलझा दिया गया। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स को लेकर उन्होंने कहा था, निकलने से पहले एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा था वीडियो जारी करते हुए कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं रूस में शामिल होने के लिए, ब्रिक्स में समिट में शामिल होने के लिए। और इसके बाद में देखिए ये जो पूरी मीटिंग जो निकल के आई है इसका हम आपको पल पल का अपडेट लगातार इंडिया हेड पे दे रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा जी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ रहे हैं।
डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, पहले मैं आप ही के पास में आना चाहूंगा। कजान में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री है, यानी कि बहुत सर्दी का वहां पे मौसम है। लेकिन बावजूद इसके जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन मिलते हैं तो काफी गर्मजोशी के साथ में दोनों नेताओं में वहां पे मुलाकात होती है। औपचारिक रूप से दोनों वहां पर गले मिलते हैं और फिर उसके बाद में जो बातचीत होती है, जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों का, वो बहुत कुछ बयां करता है। मोहम्मद अमीन साहब। मोहम्मद अमीन साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद नहीं सुन पा रहे हैं आपको। जी बिल्कुल। वीएन झा जी, आपके पास में आ जाते हैं। देखिए, पीएम मोदी ब्रिक्स के लिए निकलने वाले थे। इससे चंद दिन पहले हमने देखा किस प्रकार से भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है कि जो सीमा का विवाद जो लंबे समय से चल रहा था भारत और चीन के बीच में, हमने देखा था गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से ही चाइना ने कुछ जगहों पे अतिक्रमण कर लिया था। उन सारी जगहों से चाइना पीछे हट गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश है, एक संकेत है कि चाइना भी भारत के साथ में संबंध अच्छा करना चाहता है। रोहित जी, देखिए, ये रिलेशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये ब्रिक्स का जो समिट है, ये मोस्टली जो 4-5 जो परमानेंट देश हैं वो, और जो कुछ नए भी नामित होने वाले हैं, ये इनका बहुकोणीय इनका संगठन है। ये समिट जो है वो मल्टीलैटरल समिट है। इसमें द्विपक्षीय रिलेशंस को ड्रैग करना शायद जस्टिफाइड नहीं होगा। हाँ, जो हीट थी इंडो चाइनीज के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, वो हीट थोड़ी सी कुछ कम जरूर होगी, लेकिन ये कितना जो डिस्प्यूट है वो कम हुआ है ये अभी फिलहाल तो पता नहीं है, क्योंकि कोई एक फर्म डॉक्यूमेंट नहीं आई है कि चाइना कहाँ तक वापस जा रही है और भारत कहाँ तक पीछे आ रही है, ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, इस माहौल को थोड़ा सा वार्म बनाने के लिए, हॉट नहीं वार्म बनाने के लिए शायद ये जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं अभी, ये जरूर काम करेगा। लेकिन हम लोग सब याद रखें, ब्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक फोरम है। इसमें फाइनेंसेस से कंसर्न जितने भी एक्शंस हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो कोई नए प्रोजेक्ट्स का हो, या कोई एक बड़ी चीज जो संगठन में होगी जिसमें कि पैसे खर्च होंगे वो उसका हो, या किसी को अगर सहायता देनी हो फाइनेंशियल, ये ब्रिक्स मोस्टली फाइनेंस और उससे रिलेटेड होगा। तो ये चीज हम साथ में लेके चलें। लेकिन हम ये भी मान लें कि जिस दिन से चाइना ने अपना ये रुख दिखाया हुआ है, तब से, मैं सिर्फ गलवान की बात नहीं कर रहा हूँ, गलवान से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, RIC, याद रखिए, RIC जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में कहीं पड़ा हुआ है। उसको वो शायद सांस ले रहा है नहीं ले रहा, ये भी हम नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर RIC, रशिया, इंडिया और चाइना, अगर ये जो एक्सेस था RIC का, अगर ये सजग होता, अगर ये सशक्त होता, तो पूरे विश्व में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई इधर आंख उठा के देख सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। चाइना की जो दृष्टिकोण है, चाइना की जो अप्रोच है, चाइना की जो समझ है, उसको लेके ये सारा कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है कि चाइना भले अतिक्रमण से वो पीछे हट गया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भले स्थिति 2020 जैसे वापस से हो गई है, लेकिन क्या चाइना पे विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि ये वही चाइना है कि कभी भी अपने रुख को बदल सकता है। बिल्कुल नहीं, चाइना पे आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। अभी जब ये जो 20वीं दौर की बातें चल रही थी, तभी हमने सुना कि चाइना एक और फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। वो इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि हम यहाँ पे आपको पेट्रोल करने की हम अनुमति दे सकते हैं, तो आप हमें वहाँ तवांग में, वहाँ पे अपने एरिया में पेट्रोल करने के लिए दीजिए। तो ये सब चीजें आप चाइना पे तो कभी भी विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। इंडिया को फर्म रहना पड़ेगा, इंडिया को सजग रहना पड़ेगा, और इंडिया को किसी भी ऐसी चाइनीज जो इनकर्शंस हैं या एक्सपेंशन जो है
उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़े ठोक ठोक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना एक सिंपल राष्ट्र नहीं है, एक सीधा साधा ऐसा कोई देश नहीं है जिसपे कि आप आंख मूंद के यकीन कर सकते हैं। जैसा तो कुल मिला के बात यही है कि जो राजनयिक हैं वो अपना काम करते रहे, दोनों देशों के संबंध को अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन जो सेना है वो भी अपना काम करते रहे और वो बॉर्डर पे उसी प्रकार से मुस्तैद रहे जिस प्रकार से वो पहले से अपना काम करते रहे थे। ये सवाल अमीन जी से? नहीं, वीएन झा जी आप ही से है, उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो जाता है तो फिर उनसे सवाल लेंगे। बिल्कुल, देखिए जो राजनयिक जो पहल है वो इंडिया करता रहा है। हालांकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग मतलब सेटिस्फाइड नहीं है कि इंडियन डिप्लोमेसी का क्या कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोगों की डिप्लोमेसी में बहुत चीजें ऐसी होती है जो कहीं नहीं आती है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं न कहीं इंडिया वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू करेगा, कम से कम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कहेगा कि वी आर रिव्यूइंग वन चाइना पॉलिसी। ये बहुत लाजमी था। दूसरा, ताइवान और जो अपना तिब्बत का एरिया है, तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल, इसको कहीं न कहीं फोर फ्रंट पे लाना जरूरी था, क्योंकि चाइना कभी भी हमें नीचे दिखाने से चूकता नहीं है, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो। जब भी आपको वीजा की बात आती है वो ट्रिपल वीजा देने के लिए वो देखिए वो अपनी राजनीति चला देता है। तो कहीं न कहीं चाइना को चाइना के ही लैंग्वेज में सीख देने की जरूरत थी, जो कि भारतीय राजनीतिक नायकों ने यहाँ पे नहीं की। शायद जयशंकर जी का अप्रोच अलग है, लेकिन अगर हम लोग, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम लोग डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोगों का सोचना अलग है, राजनयिकों डिप्लोमैट्स का सोचना अलग होता है। वो बहुत सी चीज कहते नहीं है, लेकिन वो करता हुआ कहीं पे दिखता है। तो ये जो 3 चीजें मैंने गिनाई हैं, ना ये उन्होंने कही हैं, ना उन्होंने करते हुए बिल्कुल। दिखी है। तो हमारे साथ में मोहम्मद अमीन साहब भी जुड़ गए हैं, आशा करते हैं कि उन तक आवाज जा रही होगी। वीएन झा जी, ऑडियो मिल पा रहा है आपको? अमीन जी, हाँ मोहम्मद अमीन साहब, देखिए भारत और रूस के बीच में जो मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय जब मुलाकात हो रही थी, तो पुतिन ने जो एक शब्द कही, उन्होंने कहा कि भारत के बीच में और हमारे बीच में, उन्होंने मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे बीच में संबंध इतने अच्छे हैं कि हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से दर्शाने की कोशिश है कि भारत और रूस के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत और ऐतिहासिक है। मुझसे कहा है ना आपने? बिल्कुल। हाँ, तो आपने सुना होगा एक बहुत पुराना गाना था, जूता है जापानी और लाल टोपी रूसी और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह बड़ा पुराना गाना है और हमारे संबंध कोई आज से नहीं है रशिया से पुराना ट्रस्टेड संबंध रहे हैं, उसी का प्रतीक आज दिख रहा है। और बल्कि मोदी जी ने इसको और बढ़ा दिया है 2014 के बाद से जो उनकी बातें हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है। अभी ब्रिक्स सम्मेलन में इनविटेशन से पहले ही उन्होंने बहुत बड़ा उनका स्वागत करने की तैयारी रखी थी पुतिन साहब ने, और उसके बाद तारीफ भी किए जाने से पहले भी और जाने के बाद भी। और क्योंकि कारण क्या है कि देखिए इस लड़ाई में कभी भी हमें लड़ाई की तो बात में है यूक्रेन की और रशिया की, इससे पहले भी कभी भी रशिया ने हमारे हिंदुस्तान को किसी सेक्टर पे धोखा नहीं दिया है, जैसा कि यूएस करता आया है। इस बात से झा साहब समझते होंगे इस बात को, ये ऐसा नहीं है। लेकिन हमेशा चाहे आप जो आज बात हुई है बहुउद्देशीय और अपनी 1 to 1 बात हुई है, जाते ही उनकी जो 2-3 बातें हुई हैं उसमें मैं समझता हूं कि व्यापार है और यानी आर्थिक तौर पे और हर तरीके से, और रक्षा की सौदों के बारे में बात है, तेल के बारे में है। और देखिए कितनी बड़ी सैंक्शन मारी थी अमेरिका ने रूस के ऊपर और ईरान के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। हम ये 62 और 65 का चाइना नहीं है और ना ही चाइना वार की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं मोदी के इंडिया की 2024 का है। आप देखेंगे कि हर तरीके से मोदी जी सक्षम है, चाहे आर्थिक रूप से और सैन्य शक्तियों से, और उनका जो सोशल है वो भी, और पूरी दुनिया में उनकी वैल्यू है। आज देखिए किस तरीके से उनको वेलकम किया जाता है और लिया जाता है। इससे तो ट्रस्ट भी है लोगों के ऊपर। यूक्रेन ने भी कहा, रशिया ने भी कहा, देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान में बिल्कुल कहा सर
कि अगर इंडिया चाहे तो इजराइल और ईरान की वार भी रुक सकती है। बिल्कुल रुक सकती है। और वीरेंद्र झा जी देखिए, यही बहुत बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि ये शांति का युग है, यहाँ पे युद्ध से कोई हल नहीं निकलेगा। और इससे पहले भी हमने देखा था, 4 महीने पहले पीएम मोदी जब रूस गए थे, फिर वहां के बाद वो यूक्रेन गए और वहां पे उन्होंने जेलेंस्की से भी कहा था कि मैंने आंखों में आंखें डाल के मैंने पुतिन को स्पष्ट कह दिया है कि ये युद्ध का युग नहीं है, यानी कि शांति की बात वो करते हुए पहले भी नजर आए थे और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात को, अपनी रुख को बरकरार रखा है। वीरेंद्र झा जी देखिए, हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों का भारतीय दृष्टिकोण है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, हम लोग इसको ज्यादा तोल देते हैं। लेकिन आखिर हो क्या रहा है? युद्ध तो चल रहा है, युद्ध बंद नहीं हुआ है। यूक्रेन रशिया की बात कर लें, चाहे इसराइल हमास की बात कर रहे हैं, वो और आगे एक्सपैंड ही हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से युद्ध टर्न ले रहा है, जिस तरह से जो यूक्रेन है वो रशिया के अंदर में दाखिल हो गई कर्स्क रीजन में, तो ये कहीं कहीं एस्केलेशन को ही दिखाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि समाधान नहीं है, और वो हम देख भी रहे हैं कि युद्ध से कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं न कहीं सारे पक्षों को टेबल पे आके बैठना ही पड़ेगा, बातचीत का दौर शुरू ही करना पड़ेगा और वहीं से समाधान निकलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन याद रखें, हम लोग कोई स्टेक होल्डर नहीं है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे यहाँ पे इसराइल और हमास, इसराइल या हिजबुल्लाह का युद्ध हो, हम लोग स्टेक होल्डर नहीं है। हमारे रिलेशन दोनों पार्टियों से अच्छा है। लेकिन याद रखें, देखिए अभी जैसे अमीन जी ने कहा था कि आप यूएसए पे कितना भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं कि जहां भी यूएसए को मौका मिलता है वहां पे लॉबीज हैं, वो लॉबीज भारत को नीचे दिखाने से कहीं नहीं चुकेंगे और वो करते रहे हैं। और उसमें यूजुअली जो प्रेसिडेंशियल पावर्स होती हैं वो कहीं न कहीं उसको एक डायमेंशन देने की कोशिश करती है, वो भी कोशिश नहीं हुई है कम से कम बाइडेन के समय में। और यही चीज हमने देखा कि जो चीजें जो हमारा जो रूस के साथ में संबंध है वो मधुर रहा हमेशा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आज के दिन में रशिया वो पावर नहीं है जो पहले थी। आज के दिन में भारतीय इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी है रशिया के कंपैरिजन में। लेकिन हम ये भी याद रखें कि चाइना एक ऐसा एंगल है जिसका कि रशिया के साथ में अनलिमिटेड एग्रीमेंट है। कल को अगर कोई ऐसी स्थिति आए जहां पे कि रशिया को चूज करना पड़े, शायद कि आपको भारत का पक्ष देना है या आपको चीन का पक्ष देना पड़ेगा, तो शायद वो इंडिया जैसा फर्म नहीं होगा कि हम दोनों के बीच से निकलेंगे। शायद उसको कहीं न कहीं चाइना का उसको पक्ष लेना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर अमीन साहब, देखिए जैसा कि वीरेंद्र झा जी कह रहे हैं, क्या यही एक वजह है कि भारत जब अमेरिका और रूस के बीच में चुनना होता है तो वो किसी एक के साथ में जाना प्रेफर नहीं करता, वो बीच में रहता है और तटस्थ रहता है? यही वजह है। हमने देखा है कि चूंकि अमेरिका जो है वो भी उसके भी हित में नहीं है कि भारत का चीन के साथ में या रशिया के साथ में बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ता हो जाए और इनके संबंध बहुत अच्छे हो जाए। हमने देखा है कि किस प्रकार से बैकडोर से अमेरिका पाकिस्तान के टेररिज्म को भी सपोर्ट करते आया है और चीन नीति में भी वो बहुत ज्यादा स्पष्ट रहा नहीं है। मोहम्मद अमीन साहब, उनको आपकी आवाज नहीं जा रही है। जी थैंक यू। अमीन साहब, ऑडियो मिल पा रहा है आपको? अब मिलेगा, बीच में चला गया था अभी, आपने बोला तब आया है। हाँ मोहम्मद अमीन साहब, देखिए अब क्या अमेरिका, जैसा कि वीरेंद्र झा जी अभी कह रहे थे कि अमेरिका चीन को यदि रसिया को यदि चुनना पड़ेगा चीन और भारत के बीच में, तो वो सपोर्ट चीन का करेगा। क्या यही वजह है कि भारत को भी जब अमेरिका और चीन के बीच में, रशिया के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है तो वो अपनी स्थिति जो है वो मेंटेन करके रखते हैं और किसी एक के साथ में जाना प्रेफर भारत भी नहीं करता? नहीं, देखिए आज भारत जो है इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी उसका अपना सोचना है, अपनी अपनी डिप्लोमेसी है। वो जो भारत जो चाहता है वो करता है। देखिए अभी मैंने कहा था कि अमेरिका ने अगर सैंक्शन लगाई तो, लेकिन हमने ईरान से और रशिया से अपने कोई संबंध नहीं तोड़े हैं। आपने देखा उनके साथ बराबर हमारा व्यापार चलता रहता, अच्छा सौदे चलते रहे, खरीद फरोख्त चलती रही, निर्यात आयात चलता रहा। चाहे वो कितना किया अमेरिका ने, अमेरिका को साफ मना कर दिया ये हमारा अपना पर्सनल मामला है। हम क्योंकि देखिए ये पहले की बात हुआ करती थी, सदियों पहले जब ये कहा जाता था कि भाई जो दुनिया की ताकत है वो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है। लेकिन आप देखिए आज अगर गिनती होती है तो अमेरिका है, चाइना है, उसके बाद इंडिया आता है, रशिया उसके बाद में गिना जाता है। और जहां तक सवाल है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक सॉलिड नीति है,
और उस नीति के तहत ना तो किसी दबना चाहते हैं, ना किसी को दबाना चाहते हैं, हर एक को लेके चलना चाहते हैं। आप चाहे किसी मामले में देख लीजिए, अभी G20 हुआ था, G20 में उन्होंने अफ्रीकी देशों को, जबकि कहा गया था नहीं लेना है, लेकिन उन्होंने इंडक्शन किया और 21 करके भेजा। तो ये एक अच्छी बात है। अभी आप देखिए ब्रिक्स की बात देख लीजिए, इसमें भी उन्होंने जो है इजिप्ट है और इथियोपिया है, ईरान है, यूएई, इनको दे दिया एंट्री। अभी सऊदी भी मांग रहा है एंट्री इसके अंदर, और आप पाकिस्तान भी मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ रशिया उसको अप्रोच कर रहा है, पाकिस्तान रशिया को। लेकिन यह डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का होगा कि उनको लेना है कि नहीं लेना। देखिए 1 to 1 जो डायलॉग हुए हैं, उसके साथ में आप देखेंगे कि मल्टीलेटरल डायलॉग भी हुए हैं। समझिए इसमें क्या सिर्फ है कि ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी की बात हो रही है, इसके अंदर इकोनॉमी की बात हो रही है। आपको मैं बताऊं, अभी बात चलेगी, जैसे हमारे मोदी जी ने अपना UPI यानी रुपया को इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पे गल्फ में। मुझे लगता है तो यहाँ भी कोशिश यही होगी मोदी जी की कि ये अपनी करेंसी की बात कर लें, क्योंकि देखिए डॉलर है, पॉन्ड्स है, उसके साथ में यूरो है, तो हमारा UPI भी यहाँ मुझे लगता है इंटरनली ब्रिक्स के अंदर यूज हो सकता है। इसकी जरूर बात रखी जाएगी। और जहां तक सवाल है कि उस पर कई मीटिंग्स में कई नतीजे निकलेंगे, अब की बार निर्णायक होंगे। अब देखिए अगली जो मीटिंग होगी इनकी, वो ब्राजील में हो जाएगी 25 में, 21 में हमारे यहाँ हुई थी, 13वीं 16वीं हो रही है इस वक्त। और कज़ाक डिक्लेरेशन जो होगा उसमें कुछ न कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। डॉक्टर VN झा जी, देखिए कहीं ना कहीं चीन और भारत के बीच में यदि सीमा विवाद थोड़ा सा सुलझता हुआ दिख रहा है, तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि खबर ये भी सामने आ रही है कि 2025 तक चीन आक्रमण कर सकता है ताइवान को। और ऐसे में क्या चीन ये प्रेफर कर सकता है कि दोनों देशों के साथ में ताइवान से अगर वो युद्ध करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में अमेरिका के साथ उसके संबंध खराब हो ही जाएंगे। तो क्या ऐसे में भारत के साथ भी वो अपने विवाद को इसलिए पहले सुलझा लेना चाहता है? मैंने कल ही अपनी ये जो सोच थी मैंने कल जाहिर की थी, जब डिस्कशन कर रहे थे कि एग्रीमेंट हो गया है चाइना के साथ में कि हम लोग पेट्रोल जहां से पहले होता था वहीं पे जा रहे हैं। तो मुझे सबसे पहला जो चीज हिट किया कि चाइना इतनी जल्दी कैसे मान गया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी ट्रूप्स यहाँ से लद्दाख से निकालने के लिए मजबूर है कि ताइवान स्ट्रेट में जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वहां पे गतिविधियां चल रही है। एक समय ऐसा था कि जबकि चाइना के साथ युद्धपोत जो थे उसने ताइवान को घेर रखा था चारों तरफ से 360 डिग्री। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई। लेकिन बात वही है कि चाइना जो है वो भी अपनी सबसे अच्छी समय देख रहा है कि वो कब ताइवान पे हमला करे, जबकि कम से कम अमेरिका जो है वो डायरेक्टली वहां पे बचाव के लिए न आ सके। वो भी अपनी जो एक वो कहते हैं ना कि जो नक्षत्र देख के वो अपना तरीका निकाल रहा है, ये पॉसिबल है। लेकिन देखिए ये जो बातचीत हुई है और इसके पहले जो चाइना के साथ में एग्रीमेंट हुआ, ये और अब सडन नहीं हुई, 20 दौर मिलिट्री लेवल पे बातें चली है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। और रोहित जी एक चीज मुझे बार बार सता है, ये SCO को लेके तो जा रहे हैं, इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। मुझे बार बार पता नहीं क्यों लगता है कि कहीं ये सार्क वाली बात नहीं हो जाए। पाकिस्तान आ रहा है, वहां पे ईरान है, वहां पे ये जो कुछ ऐसे नेशंस हैं जहां पे कि टेररिज्म का हब भी है। हम लोग मानते हैं कि ईरान हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस बात से भी हम नकार नहीं सकते हैं कि हिजबुल्ला, हमास, होती, ये सब ईरान के बाय प्रोडक्ट हैं, इसके प्रॉक्सीज हैं। तो इसी तरह से अगर कल को पाकिस्तान भी आए तो जैसा सार्क की हालत हुई थी, कहीं हम लोग उधर तो नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे मन में जहन में बार बार ये बातें आ रही है। तो जरा मोदी जी को थोड़ा सा सतर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सार्क के, इनको कहीं न कहीं या तो वीटो जैसी या कंसेंसस वाली बात लेके आगे बढ़नी पड़ेगी कि किसी भी मामले में किसी और टीम को इंक्लूड करने के लिए, किसी और नेशन को इंक्लूड करने के लिए कम से कम ये जो 5 फाउंडर मेंबर हैं, इनके बीच में कंसेंसस हो। ये एक क्लॉज कहीं न कहीं भारत को अपने हाथ में रखना पड़ेगा। नहीं तो चाइना आज के दिन में जिस तरह से वो उसकी पार बढ़ रही है, अभी भी उसकी पार काफी ज्यादा है, और ये जितने नेशंस आ रहे हैं सबों के ऊपर में कहीं न कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस है, याद रखिए इसको।
तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, मोदी जी को या भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि यही डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब से है। भी सवाल ले लेते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है सर। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जैसा कि वीएन झा जी कह रहे हैं, देखिए एससीओ में होता है कि जो जितनी ज्यादा जिसके पक्ष में वोट कर देगा उसको फिर हम डिसाइड कर लेंगे उससे कि किस नए देश को शामिल करना है। लेकिन एससीओ में कहीं ना कहीं ये पावर वीटो पावर जैसा है और हर एक देश को उस पर मुहर लगाना होगा। तो क्या भारत ऐसे में दबाव में आएगा और पाकिस्तान की एंट्री को या फिर वो बैन लगाने पर पूरी कोशिश करेगा और पाकिस्तान को ब्रिक्स जैसे देशों में कम से कम नहीं आने देगा? जैसा कि हमने आपको बताया ना, अभी हमारे रिमार्क में आपने सुना होगा कि हमने कहा था कि पाकिस्तान भी अपनी एंट्री चाहता है वाया रशिया। रूस से अपने संबंध बना के वो आना चाहता है, चूंकि ईरान ऑलरेडी है यहाँ पर, तो वो चाहता है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि हमारे मोदी जी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मोदी जी की पूरी पावर है, वो आने दे या ना आने दे। जैसा कि याद होगा, इससे पहले आईओसी की बात करें, उसमें भी हमारे इंडिया को बाहर कर दिया गया था। स्पीच होने के बाद उनको बाहर कर दिया गया था, इनवाइट नहीं किया दोबारा। तो इसी तरीके से मैं समझता हूं उसका बदला जरूर भारत लेगा और भारत जो है अपनी साख को ऊपर रखेगा और अपनी बात को ऊपर रखेगा कि आतंकवादी देश की एंट्री नहीं होने देगा। क्योंकि ठीक हमारा पड़ोसी है, कई बार हमने चाहा भी है उसको, लेकिन अभी भी जब हमारे विदेश मंत्री गए वहां पर शंघाई उसमें एससीओ समिट में, तो उन्होंने यही कहा है कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद अगर है तो हमारी कोई दोस्ती नहीं, हमारा कोई व्यापार नहीं, हमारी कोई बात नहीं, हमारी कोई चीत नहीं। ठीक है, ये आखिरी कमेंट वीएन झा जी से ले लेते हैं सर, समय की थोड़ी सी कमी है। वीएन झा जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान को चाइना लाना चाहता है ब्रिक्स में और तमाम ऐसे संगठन में, लेकिन जब बात यूएनएससी की आती है तो भारत को उसमें शामिल नहीं होने देना चाहता, तो क्या ऐसे में भारत ये ऑफर कर सकता है कि यदि आप ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में चाहते हैं, समिट में चाहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे मेंबर बन जाए परमानेंट, तो आपको भी यूएनएससी में हमें सपोर्ट करना चाहिए? वीएन झा जी, देखिए ये ट्रेड ऑफ, ये जो हम लोग ब्रिक्स की बात कर रहे हैं और जहां यूएनएससी की बात कर रहे हैं, यूएनएससी में सिर्फ ये 5 देश नहीं हैं, यूएनएससी में 203 या 206 देश हैं टोटल। तो और सिक्योरिटी काउंसिल में भी एट एनी गिवन टाइम वो जो 12 जो मेंबर उसके होते हैं वो भी वहां पे हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब ये दोनों को यहाँ पे ट्रेड ऑफ करने की शायद मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत इस तरह की बार्गेनिंग नहीं चाहेगा। भारत को सपोर्ट करने वाले सारे नेशन हैं, सिर्फ एक चाइना जो है वो थोड़ी सी ढुलमुल रवैया अपना रही है। कल को जब ये रिफॉर्म की बात आएगी यूएनएससी की, तो उसमें सिर्फ चाइना का वीटो नहीं चलेगा, वहां पे वो उसमें वीटो की कोई बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जब रिफॉर्म होगा तो उस रिफॉर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि इस 5P5 जो है इसमें से किसको रखना है या कौन इसमें क्वालिफाई करता है, कौन डिस्क्वालीफाई करता है, इसमें ये बहुत सारी चीजें चलेगी। तो इसमें ये लीवरेज की जो बात हम कर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान को यहाँ पे ब्रिक्स में अलाउ करेंगे तो वहां पे भारत को अलाउ करेगा, ऐसा देखिए चाइना पे आप यकीन मत कीजिए, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। चाइना को फोर्स किया जाएगा यूएनएससी में, जिस दिन ये रिफॉर्म की सब्जेक्ट आएगी यूएनएससी में, उस दिन चाइना को फोर्स किया जाएगा कि ये जितने मेंबरान हैं, इन मेंबरों की अगर ये राय है कि इसका एक्सपेंशन हो और वो एक्सपेंशन किसको किसको इंक्लूड करे, तो वो चाइना को मानना पड़ेगा, वहां पे उसकी कोई वीटो नहीं चलेगी। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें शायद मोदी जी को यहाँ पे इतना नीचे गिरना पड़ेगा कि पाकिस्तान को यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए चाइना या यूएनएससी से या परमानेंट मेंबरशिप जो है वहां पे कोई उनको लेवरेज करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीएन झा जी आपका, और साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस में है और वहां पर ब्रिक्स के समिट में शामिल हो रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले देगा इंडिया अहेड। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।